हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बाकी है। तो अभी भी लेकिन कुछ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कैसे एनालाइज़ करें। तो देखिए, आज की जो ये वीडियो है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं ये, कि मॉक टेस्ट एनालाइज़ कैसे करना है उसके बारे में। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। आप अगर टेस्ट दे रहे हैं और उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ क्या हैं और उनको कैसे सुधारें, कुछ भी नहीं पता चलेगा। मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको एनालाइज़ करना कैसे है, ये कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने एनालाइज़ किया अपने मॉक टेस्ट को, तो मेरे नंबर में बहुत चेंजेस मुझे फ़ील हुए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मॉक टेस्ट को एनालाइज़ ज़रूर करें। देखिए, आप कोई भी मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं, तो पहली बात, आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है, तो उसके लिए ऐसा मत एकदम एनवायरनमेंट बनाइए कि एकदम शांत होगा तभी मैं दूँगा। किसी भी सिचुएशन में आपको देना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में किस तरीके का माहौल होगा, हमको किसी को नहीं पता होता है। ठीक है? पहले तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आप दे रहे हैं, क्वेश्चन्स आपने दिए, तो बिना डरे देना है और रियल एग्ज़ाम की तरह ही देना है। दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं लाना है कि इट्स जस्ट अ मॉक टेस्ट, नहीं भी आया तो क्या हुआ? नहीं, यही सोचना है कि ये मेरा रियल पेपर है। तभी आप उतनी सीरियसनेस के साथ उसको दे पाओगे। ठीक है? तो पहला तो ये करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक, रिज़ल्ट आ गया, अच्छा रहा, बुरा रहा, रैंक आ गई, जो भी रही, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? आपने पेपर दे दिया। अब अगर आपका तुरंत मन नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा तुरंत मन नहीं होता उसको एनालाइज़ करने का, कोई बात नहीं। मतलब इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, बहुतों के साथ होता है। लेकिन उसको क्या करना है ना, छोड़ नहीं देना है। 1-2 घंटे बाद या शाम में, जैसा भी आपको ठीक लगे, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी वर्किंग हैं, कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम निकाल के एनालाइज़ ज़रूर करें, भले इसको शाम को करें। जब आप एनालाइज़ करने बैठेंगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ अपने गलत क्वेश्चन नहीं देखने हैं, अपने सही क्वेश्चन भी देखने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, लेकिन क्या मेरा तरीका सही था? क्योंकि इस वाले मॉक टेस्ट में तो वो काम कर गया, क्या पता अगले वाले में ना करे, क्या पता वो एक तुक्का ही हो सिर्फ़। तो इसीलिए क्या करना है, पहले वो जो भी क्वेश्चन आपका था, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, भले क्वांट या रीज़निंग, जो भी आपको अच्छा लगता हो ज़्यादा, ठीक है? लेकिन देखना दोनों को है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको शुरू करना है, सही था तो क्यों सही था और गलत था तो क्यों गलत था, दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है? आपने देखा, आपको लगा नहीं मेरा तरीका सही था, दैट मीन्स वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है, ठीक है? तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट देखना है तो जो गलत क्वेश्चन मिले, आपको अगर उसको देख के सॉल्यूशन को समझ में आ रहा है कि अरे हाँ, यहाँ मेरी गलती हो गई थी, तो ठीक है। इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, तो उस पॉइंट को कहीं अलग कॉपी में नोट ज़रूर करिए। क्योंकि वो पॉइंट आपका क्लियर नहीं है और वो हर बार गलत होगा। आप अभी मॉक टेस्ट में अगर ऐसे देख लोगे ना कि हाँ, अच्छा ऐसे-ऐसे किया है इसने, तो अगली बार नहीं हो पाएगा, गलत तब भी होगा। तो उस गलती को नोट ज़रूर करिए आप कि ये क्या है, मतलब उस टॉपिक को थोड़ा-सा समझिए कि हाँ, मुझसे गलती क्यों हुई, ठीक? सेम ऐसे ही आपको रीज़निंग में करना है। देखिए, क्वांट में क्या है, कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी या कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो मिस्टेक होगी। रीज़निंग में क्या है, कई बार ऐसा होता है, हम गलत पज़ल ही बना देते हैं और हमारे सारे ऑप्शन भी सही बैठते हैं। जब हम ऑप्शन वहाँ टिक करते हैं, तो आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन पज़ल गलत बनी होती है। तो इसीलिए रीज़निंग को तो और अच्छे से एनालाइज़ करना है। और रीज़निंग को सही करने का सिर्फ़ एक तरीका है, प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस को जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ही आराम से एकदम शांत दिमाग से पढ़िए, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी, पता नहीं क्यों ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हम लोग क्वेश्चन की लाइन वो कुछ और ही कह रहा है और हम कुछ और ही समझते हैं। वो साफ-साफ बोल रहा होगा कि डी उसके सेकंड राइट में बैठा है, पर पता नहीं क्यों हम लोग को सेकंड राइट ना दिखे, सेकंड लेफ्ट दिख जाएगा, कुछ भी दिख जाएगा। तो ये होता है, और ये कब होता है, जब आप बहुत ही जल्दी-जल्दी में करते हैं। तो इसीलिए बहुत ही आराम से पढ़ना है, ठीक है? जब आप एनालाइज़ करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने कोई लाइन या तो स्किप कर दी थी या कुछ तो ऐसा हुआ था कि हाँ, पज़ल उल्टी बन गई। तो इसीलिए एनालाइज़ करना है, तो पज़ल अगर आपकी सही है, तो भी आपको एनालाइज़ करना है कि मैंने सही बनाया भी था कि नहीं, ठीक है? तो इसीलिए आपको वो करना है। फिर पज़ल को बनाना भी है आपको, क्योंकि आपका गलत हुआ है तो आपको बनाना ज़रूरी है। सही है तो आपको पता ही है, लेकिन अगर गलत हुआ है तो आपको बनाना ज़रूरी है कि हाँ, कि कहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, फिर भी नहीं होता है क्वेश्चन। मतलब
5-6 पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे तब भी हमारी पज़ल नहीं बनती है। तो आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों नहीं बनी थी। तब आपको ये मतलब स्ट्राइक करेगा ये चीज़ कि इतनी छोटी-सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई। तो इसीलिए एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करिए, बहुत ही शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए, तब सॉल्व करिए। देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से सब पेपर भी हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा।